हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसे ही कहानी सबसे पहले सुनने के लिए पीके नॉवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एपिसोड 61। वैसे भी पहाड़ों में शावर का पानी भी अच्छा होता है, ये तो मुझे पता ही है, उसने खुद से कहा और रगड़ रगड़ कर नहाने लगी। ये जिंदगी उसे सबसे ज्यादा पसंद थी। कार्तिका ने नहाने में पूरा 1 घंटा बिता दिया। कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज से कार्तिका रुकी। कदमों की आवाज से उसे ऐसा लगने लगा जैसे अभी ही दरवाजा खुलेगा और गुस्से में तमतमाया अस्मित दरवाजे पर खड़ा होगा। ऊपर से शावर के चारों तरफ ग्लास डोर लगे हुए थे। कार्तिका ने सबसे पहली प्रायोरिटी अपने शरीर को दी। किसी वक्त पर ही सही अस्मित उसे पसंद करता था, कहीं ऐसा ना हो उसे दर्द देने के लिए वह उसे छूने की कोशिश करे। वैसे भी उसका ये शरीर काफी ज्यादा खूबसूरत था। भले ही वह 20 दिन से खाना नहीं खा रही थी, फिर भी उसकी त्वचा थोड़ी रूखी और सफेद पड़ चुकी थी। इससे ज्यादा देखने वाले को कोई भी फर्क नजर आना मुश्किल था। बाथरोब पहनकर वह शावर से बाहर निकलकर दरवाजे के पास पहुंची ही थी कि बाहर से दरवाजा अपने आप खुल गया। कार्तिका दरवाजा पकड़कर खड़ी हो गई। अस्मित, तुम अंदर कैसे आ सकते हो? मैं नाह रही हूं। कार्तिका अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। अस्मित ने आसानी से दरवाजा और पत्ते की तरह उठाकर उसे अपने सामने दीवार से सटा कर दिया। नाह रही थी या भागने की कोशिश कर रही थी? उसने गुस्से से कहा। उसकी आंखें शैतान की तरह चमक रही थी। कार्तिका अब समझ रही थी कि क्यों पुरानी कार्तिका को इस आदमी से इतना डर लगता था। तुम्ही ने तो कहा था अच्छे से तैयार होकर आना। 20 से बैठी हूं, 10 मिनट में तो नहीं नहा सकती ना मैं? उसने गुस्से से कहा और अपना हाथ झटक कर जाने लगी तो अस्मित ने उसे वापस खींचकर दीवार से सटा कर दिया। कार्तिका को गले से पकड़ ऊपर उठाते हुए वह गुस्से से बोला, बीवी जी, यह गुस्सा ना किसी और को दिखाना। अभी आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप हमारे सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर सकें। कार्तिका ने गुस्से से उसे घूरा। हमने कहा नजरें नीचे, अस्मित ने गुस्से से कहा। कार्तिका कुछ पल रुकी और आखिरकार उसने हार मान ली। इट्स बेटर फॉर योर, जल्दी आए नीचे, कहकर अस्मित उसे झटक कर वहां से चला गया। कार्तिका की झुकी पलकों में आंसू थे। उसे ना क्यों अस्मित का इस तरह बर्ताव करना काफी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। शायद अब उसे प्यार की आदत हो चुकी थी। राठौर परिवार में जिस तरह उसके साथ बर्ताव किया था, उसके पापा जिस तरह उसे संभालते थे, उससे वह बिगड़ चुकी थी। इसलिए उसे अस्मित का बर्ताव इतना बुरा लग रहा था। खैर, अब इन चीजों क्या ही फर्क पड़ने वाला था। बुरा होना है तो होकर रहेगा। कार्तिका ने कपड़े बदलकर अच्छे से तैयार होकर जल्दी से हो में आई। चारों तरफ नजरें फिराने पर भी उसे कोई नहीं दिखा। बाबा 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 कहते हुए वह जितनी जगह जानती थी सब देख ली, लेकिन अनुराग मिश्रा उसे कहीं नहीं दिखे। कहीं बाबा चले तो नहीं गए? नो नो नो, बड़बड़ाते हुए वह साड़ी पकड़कर बाहर की तरफ भागी। दरवाजे से बाहर कदम रखते ही कार्तिका किसी से टकरा गई। इससे पहले वह गिरते किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कार्तिका की आंखों के ठीक सामने कैक्टस के पौधे का कांटा था। अगर वह बचती नहीं तो शायद अपनी आंखें गंवा बैठती। तभी किसी ने उसे अपनी तरफ खींचा। कार्तिका ने देखा कि सामने एक अट्रैक्टिव लड़का खड़ा था। अच्छी खासी फिजिक, टॉल, शार्प फीचर्स और तीखी नजरें। वह कहीं से भी कार्तिका के सपनों में दिखने वाले रिवाज की पर्सनालिटी से मैच नहीं कर रहा था। दोनों की शक्ल तो एक जैसी थी, लेकिन एक्सप्रेशन में जमीन आसमान का फर्क था। कार्तिका बेटे, आप इतनी लापरवाह, अभी चोट लग जाती तो। अपने पापा की आवाज सुनकर कार्तिका का ध्यान टूटा। अनुराग को देखकर वह जल्दी से अनेक पास चली गई। बाबा कहते हुए वह पैरों की तरफ झुकने लगी कि अनुराग जी ने उसे गले लगा लिया। आप पहले तो गले लगिए। कहाँ थी? ना फोन ना मसाज, आप तो अपने पति के आने के बाद बिल्कुल गायब ही हो गई। अनुराग की बातों का कार्तिका ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी पकड़ उन पर कस गई। अभी उसे किसी ना किसी की जरूरत थी। अगर कुछ और दिन वह ऐसे रहती तो शायद पागल हो जाती। अब तो वह खुद से बातें करने लगी थी। अनुराग ने कार्तिका को कंधों से पकड़ अपने सामने किया। उसकी आंखों में आंसू थे। अनुराग हंसते हुए उसे चिढ़ाते हुए बोले, ओहो, तो आप रोती भी है? हमें तो लगा लोगों से लड़ने के अलावा आपको और कुछ आता ही नहीं है। कार्तिका मुंह फैलाकर दूसरी तरफ मुड़कर गई। अनुराग हंसते हुए अस्मित से बोले, हम जरूर ससुर जी, प्लीज रिवाज। अस्मित रिवाज को आंखों से इशारा चर कॉटेज के अंदर चला गया। रिवाज अनुराग जी से बोला, सर इस तरफ, कहकर वह कार्तिका और अनुराग को गार्डन में लगे बंच की तरफ ले गया। अनुराग वहां बैठ गए। कार्तिका भी उनके साथ बैठ गई। टेबल पर चाय सर्व की गई। कार्तिका बंच से टिककर बैठ गई। नजारा काफी खूबसूरत था। सामने से दूर दूर तक फैला पूरा जंगल साफ देखा जा सकता था। बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर अब भी बादल मंडरा रहे थे और एक तरफ से धूप निकली हुई थी। बेटे, आप नंगे पैर? अनुराग जी ने पूछा तो कार्तिका ने साड़ी से झांकते अपने पैरों को देखा।
बाबा आप तो जानते हैं मुझे घास पर नंगे पैर चलना कितना पसंद है, इसलिए मैं ज्यादातर नंगे पैर ही घूमती हूँ। अनुराग मुस्कुराए। उन्होंने एक हाथ से कार्तिका के चेहरे को पकड़ा। काली गहरी चमचमाती आंखें, बालों का ढीला सा जुड़ा बना हुआ था, और नीले रंग की कढ़ाई वाली राजपुतानी साड़ी। गले में बड़ा काले मोतियों का मंगलसूत्र और भरी मांग, वह काफी खूबसूरत लग रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह लड़की जस्ट बिस्तर से उठकर यहीं आई है। डार्क सर्कल, उसकी पेल स्किन, सब काफी अच्छे से कवर अप हुआ था। कार्तिका आप ठीक तो है ना? अनुराग जी ने पूछा। कार्तिका की आंखें भर आई, जिन्हें जल्दी ही समेटते हुए वह बोली, बाबा मैं आपको कैसी लग रही हूँ? हम शक्ल की बात नहीं कर रहे, दिल की बात कर रहे हैं। कार्तिका के होठों पर छपी मुस्कुराहट छोटी होने लगी। आप अस्मित के साथ खुश तो है ना बेटे? जबरदस्ती के रिश्ते का कोई वजूद नहीं होता, जब तक आप इसे अच्छा करने कोशिश ना करो। उन्होंने समझाने की कोशिश की। कार्तिका शांत हो गई। वह धीमी आवाज में बोली, काश सब ठीक हो सकता। आपने क्या कहा? हमने सुना नहीं। हमने कहा, कोशिश कर रहे हैं, आप देख ही सकते हैं। कुछ कोशिश मैं कर रही हूँ, कुछ कोशिश अस्मित कर रहा है। आपको पता है बिल्कुल आपकी तरह वह खाना काफी अच्छा बना लेता है। हड़बड़ा कर कार्तिका ने सफेद झूठ बोल दिया। भला अस्मित का खाना बनाना और उसका इस बारे में जानना कोसों दूर की बात है। लेकिन अनुराग ये बात नहीं पकड़ पाए। हंसते हुए वह बोले, आपने अपने पति को भी नहीं छोड़ा, उनसे अभी से खाना बनवाने लग जाएंगी तो बात का क्या होगा? अब शादी हुई है तो इतना तो करना पड़ेगा, है ना बाबा? वैसे भी मिश्रा खानदान की रित रही है, लड़की उसी से शादी करती है जिसे खाना बनाना आता हो। उसने नौटंकी करते हुए कहा। क्यों नहीं, जरूर, मिश्रा के पास और काम ही क्या है इन रिश्तों को बनाने के अलावा? अनुराग जी ने कहा। कार्तिका को उनका आवाज कांपती हुई सी महसूस होने लगी थी, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जो शायद उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। दोनों को बातें करे हुए कुछ ही वक्त गुजरा था कि अनुराग की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी। उनके माथे पर पसीना आने लगा था और सीने में हल्का हल्का दर्द उठ रहा था। कार्तिका ने ये बदलाव पकड़ लिए। वह अनुराग जी का माथा छूते हुए बोली, बाबा बाबा क्या हो रहा है? बाबा क्या हो रहा है? बाबा अस्मित अस्मित अस्मित, कोई है यहाँ, जल्दी आओ। अस्मित, वह जोर से चिल्लाई। 62। बाबा बाबा क्या हो रहा है? बाबा क्या हो रहा है? बाबा अस्मित, रिवाज, अस्मित कोई है यहाँ, जल्दी आओ। रिवाज, वह जोर से चिल्लाई। अनुराग का शरीर अकड़ने लगा था। वह अपना सीना पकड़ रहे थे। कार्तिका की आंखें भर चुकी थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने आगे नहीं बढ़ा रहा था। तभी कहीं से एक हाथ आगे आया। कार्तिका ने देखा तो वहां रिवाज खड़ा था। तब तक अस्मित भी आ चुका था। गार्ड्स ने अनुराग को पकड़ गाड़ी में रखा और पल भर में सभी HOSPITA की तरफ निकले पड़े। हॉस्पिटल OT के बाहर लगे बंच पर कार्तिका बैठी थी। उसकी नजरें लगातार जमीन को घूर रही थी। आंसुओं से उसके चेहरे पर लगा मेकअप काफी बुरी तरह बिगड़ चुका था। उसे पहचानना भी मुश्किल था। तभी किसी ने उसे छुआ, जिससे वह होश में आई। इससे पहले कार्तिका कुछ समझ पाती, उसका शरीर बंच से खड़ा होकर आगे बढ़ने लगा था। देखने पर पता चला कि सामने एक लंबा चौड़ा शरीर खड़ा है जो उसे खींच रहा है। अब तुम्हारा बाप ठीक है तो यहाँ बैठकर भजन करने से अच्छा हम वापस चलते हैं, अस्मित ने उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए कहा। कार्तिका ने जैसे ही यह सुना, वह बुरी तरह अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए किसी तरह अपने पैरों को जमीन पर रगड़ने लगी, कि किसी तरह वह अस्मित के साथ जाने से रुक जाए। अस्मित अस्मित, तुम कैसे इंसान हो? बाबा को हार्ट अटैक आया है, उनकी कंडीशन का कुछ पता नहीं है और तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूं? कभी नहीं, नो नेवर, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही, कार्तिका ने नहीं पर जोर लगाते हुए कहा, जिसका अस्मित पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। बल्कि कार्तिका को कंधों से पकड़ दीवार से लगाते हुए अस्मित दांत पीसते हुए बोला, कार्तिका मिश्रा ये तुम्हारी ही देन है, इसलिए मुझे दोष मत दो। अगर तुम भाग गई तो। कार्तिका पहले से कमजोर थी, ऊपर से अस्मित ने उसे इतनी जोर से दीवार से लगाया था कि उसकी रीढ़ की हड्डी पर चोट लग चुकी थी, और जिस तरह अस्मित की पकड़ कंधे पर कस रही थी वह भी काफी दर्द कर रहा था। मैंने तुम्हारे साथ जो किया सो किया, वह तुम मेरे साथ भी कर रहे हो, लेकिन मेरे बाबा को बीच में मत लाओ। तुम्हारा बाप मरे या जिए आई डोंट केयर, अस्मित ने गुस्से से कहा। और अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर छप चुका था। अस्मित का सर एक तरफ झुका हुआ था। उसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अचानक ऐसा लगा जैसे कुछ बदला हो। अस्मित ने जैसे ही नजरें घुमाई, उसकी आंखों के सामने वह काली गहरी गुस्से में लाल आंखें थी जो उसे ही घूर रही थी। कार्तिका का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। अपना सर हल्का टेढ़ा करते हुए उसकी अंगुलियां अदा से अस्मित के सीने से घूमते हुए उसके कॉलर तक पहुंच गई। अचानक उसकी अंगुलियां अस्मित के कॉलर पर कस गई।
कार्तिका की नजरें लगातार अस्मित की आंखों में देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें ही अस्मित की आंखों के अंदर तक घुसकर उसका दिल निकाल लेंगी। डार्लिंग, मेरे पापा की आगे से बेइज्जती ना हो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम। कार्तिका की आवाज लिटरली भूत की तरह साउंड कर रही थी। वह देखने में इतनी क्रीपी और क्रिंज लग रही थी कि किसी को भी हार्ट अटैक आ जाए। पल भर के लिए तो अस्मित अपनी जगह पर जम चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था अभी उसकी आंखें क्या देख रही है। अचानक काफी सारे कदमों की आवाज से दोनों होश में आए। कार्तिका ने अस्मित को छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अस्मित को एहसास हुआ कि अभी तक वह अपनी जगह से ऊपर उठा हुआ था। कार्तिका चुपचाप जाकर वहां रखे बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ सर पर चले गए। अस्मित को समझ ही नहीं आया कि अभी अभी हुआ क्या। वह बिल्कुल ब्लैंक हो चुका था। उसकी नजरें बेंच पर बैठी कार्तिका पर थी जिसने अपना सर पकड़ा हुआ था। बॉस, बॉस, किसी ने अस्मित को बुलाया। हाँ हाँ हाँ, अस्मित ने हड़बड़ाकर जवाब दिया। बॉस, गाड़ी तैयार है। हम आज कहीं नहीं जा रहे। कहकर वह कॉरिडोर से आगे निकल गया। धीरे धीरे पूरी रात निकल गई। सुबह जब अस्मित वापस आया तो उसने बेंच पर बैठी कार्तिका को उसी तरह देखा जैसी वह कल बैठी थी। बिल्कुल उसी तरह उसे वह सीन याद आया जब कार्तिका बिल्कुल बदल चुकी थी। नहीं अस्मित, यह सब बस एक चाल तुम्हें डराने के लिए, जिससे उसे भागने का मौका मिल सके। अपने मन में खुद को समझाकर वह फिर से पहले की तरह हो गया। तभी नर्स वहां आई। वार्ड 201 के पेशेंट को होश आ गया है। उनके रिलेटिव्स। ये सुनते ही कार्तिका उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। नर्स अचानक अपने सामने किसी के आने से झिझकी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाल कर लिया। गला साफ करते हुए वह कार्तिका को अपने साथ लेकर वार्ड में आ गई। कार्तिका तब तक आगे नहीं बढ़ी जब तक वह नर्स वहां से चली नहीं गई। अजीब लड़की है, ऐसे घूर रही है जैसे खा जाएगी। बड़बड़ाते हुए नर्स अस्मित के बगल से निकल गई। अस्मित के दिमाग की घंटी बजी। जब से कार्तिका के बाबा की तबीयत खराब हुई थी वह कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। गुस्सा तो जैसे उसकी नाक पर चढ़ा हुआ था। रिवाज, कार्तिका की हर एक इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। और बॉस, रिवाज ने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कहा। लेकिन अस्मित के जाने के बाद रिवाज की भौहें सिकुड़ गई। जब बॉस अपनी बीवी पर 24 घंटे सीसीटीवी से नजर रख रहे थे फिर जानकारी किस चीज की चाहिए। खैर, मुझे तो देनी ही पड़ेगी इंफॉर्मेशन, वह बड़बड़ाया। वार्ड। कार्तिका को देखकर अनुराग चेहरे पर लगा ऑक्सीजन मास्क निकालने की कोशिश करने लगे। कार्तिका उनका हाथ हल्के गुस्से से झटकते हुए बोली, पापा ये क्या हरकत थी आपकी? आप जानते हैं ना आपके अलावा कोई नहीं है हमारा। फिर से अनुराग जी ऑक्सीजन मास्क निकालने की कोशिश करने लगे ताकि वह अपनी बेटी के सवालों का जवाब दे सकें। लेकिन कार्तिका ने फिर उन्हें रोक लिया। पापा, आपसे कितनी बार कहा है दवा वक्त से ले लें, लेकिन नहीं, ये दूसरा अटैक आया है आपको, इतनी टेंशन किस बात की है? अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ। फिर अनुराग भरी आंखों से अपनी बेटी को देख रहे थे। उसका गुस्सा बिल्कुल उनकी बीवी की तरह था। किसी तरह उन्होंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे जताया कि सब ठीक है। पापा, नौकरी की वजह से दिक्कत हो रही है। कोई केस है जिसकी वजह से आप इतने परेशान हो गए हैं? क्या बात है, आपको टेंशन हो क्यों रही है? जो भी बात है मैं संभाल लूंगी। आप इतना परेशान क्यों होते हैं? अनुराग कार्तिका को समझाना चाहते थे, काफी कुछ कहना चाहते थे लेकिन कह ना सके। वहीं कार्तिका कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। अनुराग कुछ ना बोल पाने की वजह से परेशान होने लगे, जिससे मशीन से बीप की साउंड आने लगी। कार्तिका घबरा गई। वह जल्दी से अनुराग को शांत कराते हुए डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगी। कुछ ही सेकंड्स में डॉक्टर वहां पहुंच गए। नर्स ने कार्तिका को बाहर भेजा। वह जाना तो नहीं चाहती थी लेकिन उसे जाना पड़ा। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। दरवाजे पर लगे शीशे से कार्तिका बिस्तर पर लेटे अपने बाबा की हालत देख रही थी। उनका शरीर काफी कमजोर लग रहा था। कार्तिका की आंखों में आंसू थे। वह चुपचाप कॉरिडोर से होते हुए वॉशरूम में घुस गई। कार्तिका ने एक नजर मुड़कर भी नहीं देखा, जबकि बीच में राठौड़ परिवार खड़ा था। मुद्रिता कार्तिका की तरफ बढ़ी थी लेकिन कार्तिका उनके बगल से सीधा निकल गई। वॉशरूम में कार्तिका ने अपने चेहरे पर पानी मारा। आईने में खुद को देखते हुए वह कुछ सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने अपने पापा की हालत घूम रही थी। अनुराग के साथ उसकी सारी यादें आंखों के सामने नाचने लगी। धीरे धीरे कार्तिका टूटने लगी। वह जमीन पर गिर गई और अपनी मुंह हाथों से कसकर दबाकर रोने लगी। कार्तिका तब तक रोती रही जब तक बाहर से किसी ने दरवाजा नॉक नहीं किया। तीसरी बार दरवाजा खटखटाने पर कार्तिका ने दरवाजा खोल कर दिया। बिना नजरें उठाए वह वहां से सीधा निकल गई। वह फिर से जाकर उसी जगह पर बैठ गई। फर्क इतना था कि इस बार उसकी नजरें ओटी की तरफ थी। धीरे धीरे वक्त बीता, आधा घंटा, 1 घंटा और देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए। लेकिन डॉक्टर्स वार्ड से बाहर नहीं निकले।
इस बार पूरा राठौड़ परिवार वहां आ चुका था। सभी कार्तिका से दूर रखे दूसरे बेंच पर बैठे थे। पता नहीं क्यों कार्तिका के आसपास एक अजीब सा डरावना ऑरा बना हुआ था, जिस वजह से कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सबकी नजरें वीवीआईपी वार्ड पर टिकी हुई थी। तभी डॉक्टर स्ट्रेचर पर अनुराग जी के साथ बाहर आए। वह बेहोश थे। कार्तिका की आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। अभी कुछ वक्त पहले वह अपने पापा से बातें कर रही थी और अभी अभी वह ऐसी हालत में पहुंच गए थे। डॉक्टर ने कार्तिका को देखा। पेशेंट की कंडीशन सीरियस है, हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। लेकिन अभी हमारे HOSPITA में सर्जन तो है, पर अभी उनके पास ना उतना एक्सपीरियंस है, ना ही इतना परफेक्शन कि हम उन्हें हार्ट की सर्जरी का जिम्मा सौंप सकें। डॉक्टर, आप बताएं आपको किस सर्जन की जरूरत है। पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं बहुत अमीर हूं। आप बस किसी तरह मेरे पापा को बचा लीजिए, कार्तिका ने कहा। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट से ज्यादा चेतावनी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पापा के साथ कुछ गलत हुआ तो सभी डॉक्टर्स को इसकी अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ सकती है। देखिए मिस, पैसे की बात नहीं है, हमारे पास वाकई सर्जन नहीं है। डॉक्टर की बातें और आवाज मैच नहीं कर रही थी। कार्तिका की भौहें सिकुड़ गई। जबरदस्ती की सांस खींचकर दांत पीसते हुए वह डॉक्टर की तरफ कदम बढ़ाते हुए गुस्से से बोली, अगर तेरी वजह से मेरे पापा को कुछ भी हुआ, नाइसी ऑपरेशन थिएटर के बिस्तर पर तेरा पोस्टमार्टम होगा, वो भी बिना एनेस्थीसिया के। जानकारी के लिए बता दूं, मेरी पास की नज़र काफ़ी कमज़ोर है, इतनी कि अभी मुझे तेरी 2 आंखों की जगह 4 आंखें दिख रही हैं। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर अपने कदम पीछे लेते हुए जोर से बोला, अजीब बदतमीजी है। इलाज करना बच्चों का खेल नहीं है, और यह धमकी ना किसी और को जाकर देना। अपने पापा को मौत के करीब तुम खुद ले जा रही हो, हमें देर करवा कर। कार्तिका एक कदम आगे बढ़ी कि किसी ने उसे बाजू से पकड़ पीछे खींच लिया। अस्मित कार्तिका को घूरते हुए डॉक्टर से बोला, डॉक्टर बीवी जी अपने पापा से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हैं, आप जाएं, इलाज शुरू करें। कार्तिका ने जाने की कोशिश की तो अस्मित ने उसे बाहों में भर लिया, ताकि किसी को यह ना दिखे कि उसकी पकड़ कार्तिका की कलाई पर कितनी ज्यादा कसी हुई है। वहीं कार्तिका की आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। असी डार्लिंग, तुम ज्यादा ही बोल्ड हो चुके हो, इसकी कीमत याद रखना, पाई पाई का हिसाब लूंगी मैं। धीमी आवाज में अस्मित के करीब जाकर कार्तिका ने कहा। बदले में अस्मित की पकड़ कार्तिका की कलाई पर कस गई। आंसुओं से भरी आंखों के साथ होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट उसका दर्द साफ बयां कर रही थी। दूर किसी कोन में खड़े रिवाज की नजरें कार्तिका के चेहरे पर थी। उसकी नजरों ने कुछ तो ऐसा नोटिस किया था जो किसी ने नहीं किया। उसी तरह हंसते हुए कार्तिका जोर से बोली, 2 लाख तो लूट लिए हैं, बस 5 लाख और, फिर इसका इलाज करेंगे। क्यों डॉक्टर, यही बातें कर रहे थे ना तुम अंदर। कार्तिका की बात सुनकर वहां से लगभग जा चुके डॉक्टर के कानों में पड़ी, जिससे उनके कदम रुक गए। ये सुनकर अस्मित की पकड़ भी ढीली हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी कलाई कसकर पकड़ते हुए अस्मित गुस्से से बोला, हमें यकीन नहीं होता, आप भागने के लिए अपने बाबा का इस्तेमाल करेंगी। 63 अस्सी 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 तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? बिलीव मी, जब तक तुम्हें अपनी इस हालत पर ना पहुंचा दूं, मेरे दिमाग में दूर दूर तक तुम्हें छोड़ने का ख्याल गलती से भी नहीं आएगा। रिमेंबर माई वर्ड्स। इस बार अस्मित की पकड़ कार्तिका के हाथ से छूट गई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। ये वही शब्द थे जो कार्तिका हमेशा इस्तेमाल किया करती थी। उनकी शादी के दिन उसने साफ तौर पर उसे चेतावनी देते हुए यही कहा था। रिमेंबर माई वर्ड्स। उसकी खुशबू, उसके तेवर बिल्कुल उसी कार्तिका की तरह थे जिसने उसे पहाड़ी से फेंकते हुए एक नज़र मुड़कर भी नहीं देखा था। कार्तिका ने पीछे खड़े रिवाज की तरफ देखा, जो उसे ही घूर रहा था। ओह, तेरी नजरें मुझे ठीक नहीं लग रही। पति, अपने नौकर को संभाल लो, कहीं किसी दिन देहरादून की उन्हीं गलियों में ना पड़ा मिले जहां कभी शराब पीकर तुम पड़े रहते थे, कहकर वह सीधा वहां से निकल गई। रिवाज को लगा नहीं था कार्तिका डायरेक्ट उसे निशाना बनाएगी। अस्मित तो उससे पहले ही नाराज था, क्योंकि कल उसने कार्तिका को गिरने से जो बचाया था। ऊपर से अभी अस्मित की वह जला देने वाली नजरें काफी खतरनाक लग रही थी। देखते ही देखते HOSPITA में पुलिस आई और उन्हें कुछ सबूत भी मिल चुके थे जो यहां होने वाली सभी करतूतों के सबूत दे रही थी। अनुराग जी को पुलिस प्रोटेक्शन के साथ दूसरे HOSPITA में शिफ्ट करवा दिया गया। राठौर परिवार अपनी जगह पर खड़ा ये सब देखता रह गया। जाते जाते कार्तिका रुकी। आराध्या, कम विद मी। आराध्या ने स्तुति की तरफ देखा, जिसने उसे जाने का इशारा किया। वह कार्तिका की तरफ जाने लगी, लेकिन उसकी चाल काफी धीमी थी। कार्तिका पहले ही काफी फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रही थी, ऊपर से ये लड़की, तभी उसे ऐसी लड़कियां बिल्कुल भी पसंद थी। अब जल्दी चलोगी या मेरे पापा के मरने का इंतजार कर रही हो? कार्तिका की बात सुनकर वह जल्दी से अपनी साड़ी पकड़कर एम्बुलेंस की तरफ भागी। वह वहां से जा चुके थे।
पीछे खड़े सभी लोगों को हैरान छोड़कर मुद्रिता हैरान थी, उन्होंने पहले कभी कार्तिका को इस तरह बिहेव करते नहीं देखा था। वहां सिर्फ स्तुति ही ऐसी थी जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर सभी अपने असली रंग कुछ वक्त बाद दिखा ही देते हैं। वह बड़बड़ाए। उनकी बातें अस्मित के कानों तक भी पहुंच गई। उसे वह वक्त याद आया जब कार्तिका ने उसे थप्पड़ मारा था। गुस्से में वह वहां से चला गया। वहीं एम्बुलेंस में आते ही कार्तिका ने फोन निकाला। वह फोन उसका नहीं अस्मित का था। कल जब उनकी लड़ाई हो रही थी तब उसने ये फोन ले लिया। अभी पुलिस को भी उसने ही बुलाया था। उसे पहले ही इन डॉक्टर्स पर शक हो गया था। अगले HOSPITA में सारी तैयारियां पहले से की गई थी। एम्बुलेंस के नीचे उतरने पर कार्तिका आराध्या से बोली, तुम अपना कार्ड लाए हो? आराध्या ने हाँ में सर हिलाया। गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पापा की जान को खतरा है, इसलिए तुम्हें यहाँ उनका ध्यान रखने के लिए बुलाया है। कोई भी इंसान तुम्हें जरा सा भी बुरा लगे तो तुरंत मुझे कॉल कर देना। बड़े पापा के अलावा और किसी पर भी भरोसा मत करना, ना ही मेरे पति पर। अगर पुलिस ऑफिसर बाबा से मिलने की बात करें तो उनका ID कार्ड देखना और फोटो भी खींच लेना। आराध्या को समझाते हुए वह दोनों OT के सामने पहुंच गए। इस बार आराध्या भी डॉक्टर्स की टीम के साथ चली गई। OT के बाहर कार्तिका इधर से उधर चक्कर काटने लगी। अभी उसे अपने बाबा के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जल्दी ही डॉक्टर्स बाहर आ गए। ज्यादा कुछ नहीं, बस उन्हें बेहोश होने वाली दवा दी गई है। बाकी बातें ब्लड रिपोर्ट्स आने के बाद पता चलेंगी। तब तक आप आराम कर सकती है। दवा की वजह से डिग साहब लगभग 4 से 5 घंटे बाद होश में आएंगे। कार्तिका ने चैन की सांस ली। उसकी बॉडी रिलैक्स्ड हुई। डॉक्टर, हार्ट अटैक, इसके बारे में आप कुछ कह सकते हैं? जी, हार्ट अटैक के बाद सर्जरी हो चुकी है। शायद दवा के ओवरडोज से दिक्कत हुई थी। अभी वह खतरे से बाहर हैं, कहकर डॉक्टर वहां से चले गए। कार्तिका के दिमाग में चल रही हजारों चीजें शांत हो गई। रिलैक्स होकर वह बेंच पर टिककर बैठ गई। अब जाकर उसे अपने शरीर में हो रहा दर्द महसूस हो रहा था। कुछ ही देर में आराध्या भी वहां आ गई। कार्तिका आंखें बंद कर बेंच पर बैठी थी। आराध्या उसके सामने जाकर बोली, का दीदी दीदी, हमने चाचा जी को देखा। वह अभी ठीक है दीदी। हिचकिचाते हुए उसने कार्तिका के कंधे को छुआ तो उसका शरीर एक तरफ गिरने लगा। इससे पहले उसका सर बेंच से टकराता, आराध्या ने उसे पकड़ लिया। लेकिन किस्मत, कार्तिका का सर बेंच के हैंडस्टैंड से टकरा गया, जिसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में साफ सुनाई दे रही थी। आराध्या डर गई। उसने जल्दी से कार्तिका के शरीर को सहारा दिया। दीदी दीदी उठिए, क्या हुआ? आप अचानक बेहोश कैसे हो गई? नज नज। कुछ वक्त बाद आराध्या बेंच पर बैठी कार्तिका की रिपोर्ट्स देख रही थी। वहां साफ लिखा था कार्तिका ने कब, क्या और कितना खाना खाया है। उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं थी। आराध्या के जहन में अधीर की कही हुई बातें घूम रही थी। जब अधीर कार्तिका से बात कर रहा था तब उसने सब सुन लिया था। उसे ये भी पता था कि कार्तिका उन लोगों पर अस्मित के कमरे से नजर रखती है। मतलब दादा कार्तिका जी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते। मुझे ये बात किसे बतानी चाहिए? अगर ऐसा ही रहा तो कहीं दीदी सुसाइड का ना सोचने लगे। आराध्या खुद में उलझी थी। वह धीमी आवाज में खुद से बातें कर रही थी। लेकिन दादा तो कार्तिका जी से प्यार करते थे। माँ ने खुद मुझे सब बताया है। फिर वह क्यों उन्हें इस तरह? वार्ड में कार्तिका को होश आने लगा। उसे अपनी कमर में काफी तेज दर्द महसूस हो रहा था। बिस्तर से उठते हुए उसके दिमाग में वह हर एक चीज आने लगी जो कुछ देर पहले उसने की थी। अस्मित को थप्पड़ मारना, सबके सामने उससे लड़ाई करना, डॉक्टर्स को जेल भेजना, हर एक चीज जो शायद वह सपने में भी नहीं कर सकती थी। ओह कार्तिका, कार्तिका होश में आ, ये सब जरूर सपना ही होगा। बिल्कुल पहले की तरह तू ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती। ऊपर से अस्मित को चांटा लगाना, ना ना ना, ये बस मेरा वहम है। खुद से बातें करते हुए कार्तिका अचानक बोली, कहीं सच में तो कार्तिका मिश्रा जिंदा नहीं है? शायद वह मेरे शरीर में हो। अगर उस एसिड अटैक के बाद मैं जिंदा बची होंगी तो भगवान जी प्लीज मुझे बचा लेना। उसने मेरे शरीर में रहकर कुछ बुरा ना कर दिया हो। अगर बाद में कभी मैं अपने शरीर में वापस गई और मेरी आंखें जेल में खुली तो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल एक्सीडेंट भी तो हुआ था। बाबा, कार्तिका को जैसे ही अनुराग की याद आई वह तुरंत बिस्तर से उठी। अचानक चक्कर आने से उसका सर घूमने लगा। बावजूद इसकी परवाह ना करते हुए वह वार्ड से बाहर निकली। बाहर आने के बाद कार्तिका ने तुरंत दोबारा दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि सामने काफी सारे गार्ड्स खड़े थे। ये अस्मित, इसे भी कोई काम नहीं है। थप्पड़ खाने के बाद भी चलने नहीं है। बड़बड़ाते हुए वह वापस जाकर बिस्तर पर बैठ गई। काफी देर उसे यह सोचने में बीत गया कि बाहर जाए तो कैसे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और एक डॉक्टर अंदर आई। कार्तिका ने ऊपर से नीचे तक उसे देखा। आराध्या, तुम यहाँ?
उसकी बात सुनकर सामने खड़ी आराध्या ने चेहरे से मास्क हटाया। आप अब कैसा महसूस कर रही है? कार्तिका उसके सवाल को साइड कर बोली, पहले तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहते कहते उसने अपनी जबान काट ली। उसे याद आ चुका था कि उसने ही आराध्या को अपने साथ आने के लिए कहा था। आराध्या हैरानी से बोली, आपने ही तो। कार्तिका बात संभालते हुए बोली, हाँ मुझे याद है। मैं पूछ रही थी कि तुम अब तक HOSPITA में क्या कर रही हो? शाम होने को आई है और तुम। आराध्या की नजरें कार्तिका के चेहरे पर थी। उसे पता चल चुका था कि अस्मित और कार्तिका के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। शायद अस्मित कार्तिका के साथ काफी बुरा बर्ताव करता है। आप ठीक है? कार्तिका को उसका ये पूछना कुछ अजीब लगा, ऊपर से उसका पूछने का लहजा भी अलग था। कार्तिका ने दिमाग लगाया। सामने आराध्या खड़ी थी और वह बिस्तर पर। कहीं बड़बड़ाते हुए उसने आंखें बड़ी बड़ी कर आराध्या को देखा। आराध्या उसके सामने आकर बैठ गई। उसका हाथ पकड़ते हुए वह बोली, दीदी आप कितना कुछ सह रही हैं। आपको नहीं लगता ये सब पूरे परिवार को बता देना चाहिए, ताकि आप अच्छे से अपनी लाइफ गुजार सकें? 64 दीदी। कार्तिका के दिमाग में यही शब्द घूम रहा था। आराध्या काफी देर तक कार्तिका को समझाती रही। वहीं कार्तिका जो उसकी बातों को एक से सुनकर दूसरे कान से निकाल रही थी। जब आराध्या चुप हुई तब जाकर कार्तिका अपना एक कान खुजलाते हुए बोली, तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि आजकल लोग ज्यादा ज्ञान भरी बातें सुनना पसंद नहीं करते हैं? खासकर मेरे जैसे। मुझे पता है तुम अच्छा ही सोच रही हो, लेकिन मेरी भी गलती है। मेरा किसी और के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए ये सब हो रहा है। 2-4 दिन की बात है, फिर सब ठीक है। कार्तिका की बात सुनकर आराध्या के मुंह का निचला हिस्सा लगभग टूटकर जमीन पर गिरने वाला था। क्या चक्कर? आप किसी दूसरे लड़के को पसंद करती है? कार्तिका आराम से बिस्तर से नीचे पैर लटकाकर हिलाते हुए बोली, हाँ वो लड़का नहीं था जो तुम्हें मंदिर के बाहर छेड़ रहा था? कौन? हमें याद क्यों नहीं आ रहा? आराध्या ने पैनिक करते हुए कहा। अरे जिसे तुमने थप्पड़ मारा था, जो यहाँ अपने मामा जी के घर रहता है। कार्तिका ने याद दिलाने की कोशिश की। हाँ वो लड़का, नाम तो हमें भी नहीं पता, कोई रिजावत है। आराध्या ने सोचते हुए कहा। हाँ तो वही लड़का पसंद था हमें, बस हो गया। प्लीज जल्दी देखो, फिर मुझे घर भी जाना है। पापा कैसे हैं? तबीयत कैसी चल रही है अभी? रिपोर्ट्स आ गई। आराध्या की आंखें बड़ी हो गई। आप उस लफंगे को पसंद करती है? कहते हुए उसने इंजेक्शन निकाला। कार्तिका ने हाँ में जवाब दिया और डर आने से बाहर देखने लगी। क्या अस्मित भी आया है? कार्तिका ने झिझकते हुए पूछा। आराध्या ने उसे देखा। नहीं, उस HOSPITA में आने के बाद सीधा अपने घर चले गए थे। आपको वापस घर ले जाने के लिए शायद बाहर इतने गार्ड्स रखे गए हैं। कहते हुए उसकी नजरें कार्तिका के चेहरे पर थी। कार्तिका कुछ सोचने लगी। कल रात जब अनुराग की तबीयत अस्मित के घर पर ही गरीब होने लगी थी तब वह अचानक से बेहोश हो गई। या पता नहीं क्या हुआ, उसे बाकी का कुछ याद ही नहीं था। लेकिन अभी जितनी यादें उसके दिमाग में है उस हिसाब से कुछ तो ऐसा है जो वह समझ नहीं पा रही है। शक इस बात का है कि कहीं कार्तिका मिश्रा जिंदा तो नहीं है। हो सकता है कल उसने ही अस्मित को थप्पड़ मारा हो। आराध्या ने कार्तिका को ऐसे खोए देखा तो वह धीमी आवाज में बोली, मुझे पता है अस्मित दादा आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं। कभी आपको मेरी जरूरत पड़े तो आप मुझे सब बता सकती हैं। हाँ जरूर, लेकिन अभी मैं बाबा से मिलना चाहती हूँ। क्या उन्हें होश आ गया? मैं कितने वक्त से बेहोश हूँ। बाकी घर से तो कोई नहीं आया ना? उसने शक करते हुए पूछा। आए थे, लेकिन मैंने सबको वापस भेज दिया। और चाचा जी भी अभी ठीक हैं। आप चाहें तो उनसे मिल सकती हैं। ये सुनकर कार्तिका बिस्तर से उठते हुए बोली, चाहना? इसमें चाहने की क्या बात है? मुझे तो जाना ही है। मेरे बाबा का मैं ही तो ध्यान रखूंगी। अपने शब्द खत्म कर कार्तिका वहां से बाहर निकल गई। उसके बाहर आते ही सभी गार्ड्स अलर्ट हो गए। कार्तिका के कदम ठिठक गए। उन सभी को घूरते हुए वह अपने बाबा के वार्ड के सामने पहुंच गई। दरवाजा खोलकर वह जैसे ही अंदर आई, अनुराग को अपनी वर्दी में देखकर कार्तिका की आंखें छोटी हो गई। वहीं दरवाजा खुलने की आवाज से जब अनुराग जी ने मुड़कर देखा तो सामने कार्तिका को देखकर उनके होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट छा गई। बेटा जी आप उठ गई। अब कैसी तबीयत है आपकी? कार्तिका एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपने दोनों हाथ पीछे बांधकर अनुराग के सामने आकर खड़ी हो गई। मैं तो ठीक हूँ, आप बताएं। इतनी शाम शाम आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा जी, वो एक केस के सिलसिले में जाना पड़ रहा है। आप आराम करें, हम बस काम खत्म करके यूं वापस आपके पास आ जाएंगे। बाबा चुपचाप बैठिए, रही केस की बात तो हम संभाल लेंगे। आज से हम वापस अपनी जॉब संभाल रहे हैं, अब आप आराम करें। कार्तिका ने कठोर लहजे में कहा। लेकिन इसमें खतरा है। आप कैसे नहीं? हमने कहा ना, हम सब संभाल लेंगे। आप परेशान ना हो, चलिए हम आपको घर छोड़ देते हैं। हमने डिस्चार्ज ले लिया है।
अनुराग ने बिस्तर पर रखा अपना डंडा उठाते हुए कहा। कार्तिका बोली, बाबा आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको बुखार नहीं हुआ है? दूसरा हार्ट अटैक आया है आपको? अगर ध्यान नहीं रखा गया तो कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। आप समझते क्यों नहीं हैं? आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। अपनी बेटी को रोता देख अनुराग उसे गले लगाकर बोले, बेटा जी आप समझती क्यों नहीं है? आपके बाबा डिग है। हमें पूरे शहर को संभालना होता है। हम आपको मना तो नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि हम आपकी मदद कर देते हैं। कार्तिका ने गुस्से से कहा। अच्छा ठीक है, आप जो करना चाहें वह कर सकती है, लेकिन हम आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। अनुराग जी ने हार मानते हुए कहा। प्रोटेक्शन? मेरा पति तो है ना, वो किसी प्रोटेक्शन से कम है क्या? उसने चिढ़कर कहा। आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, केस भी हम ही संभाल लेंगे। नहीं नहीं ठीक है, आप प्रोटेक्शन दे दीजिए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और लड़की हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कार्तिका ने अस्मित को दिमाग में रखते हुए कहा। ठीक है, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। अब चलिए घर चलते हैं। अनुराग ने जैसे ही यह कहा कार्तिका के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। आज वह पहली बार अपने घर जाएगी। हो सकता है उसे वहां भी कुछ यादें मिल जाएं। हॉस्पिटल से अनुराग का दोबारा चेकअप करवाकर कार्तिका ने ड्राइविंग सीट संभाली। अपने हाथ में स्टीयरिंग देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। कार्तिका अगर तुम सच में हो तो जरूर अपने बाबा को बचाने आओगी। आखिर मुझे भी जानना है कि यहाँ हो क्या रहा है। जाहिर सी बात थी कार्तिका को गाड़ी चलानी नहीं आती थी। बिल्कुल भी नहीं। बगल में बैठे अनुराग बोले, कार्तिका आप गाड़ी चलाई तो लेंगी ना? अभी आप रिकवर हो रही हैं और ऐसे में गाड़ी? बाबा मुझे गाड़ी आती है, मैंने दिल्ली में सीखी थी। आप सीट बेल्ट बांधकर आराम से बैठ जाए। बेटा जी आपने अस्मित को बताया कि आप हमारे साथ चल रही हैं? ये सुनकर कार्तिका कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गई। जल्दी ही खुद को संभाल कर वह बोली, हाँ मैंने मसाज कर दिया था। वहीं मन ही मन कार्तिका उस वक्त को याद कर रही थी जब उसने अस्मित के फोन से रिवाज को मसाज किया था। अब मैं डायरेक्ट अस्मित को थोड़ी ना कुछ कह सकती हूँ, इसलिए मुझे उस बच्चे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मन ही मन खुद से बातें करते हुए कार्तिका ने गाड़ी में चाबी लगाई। गियर बदलकर गाड़ी घर की तरफ मोड़ ली। कार्तिका के दिमाग में अभी काफी कुछ चल रहा था। उसका ध्यान बीच बीच में उसकी नजरें जीपीएस को देखते हुए चल रही थी। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कार्तिका का ध्यान अभी अस्मित की तरफ था। कुछ देर बाद अनुराग ने अचानक कार्तिका का हाथ पकड़ा जिससे कार्तिका के दिमाग से अस्मित पूरी तरह निकल गया। क्या हुआ बाबा? उसने पूछा। अनुराग बाहर की तरफ इशारा करते हुए बोले, हम पहुंच गए हैं। आप गाड़ी रोक नहीं रही थी तो? कार्तिका को ध्यान आया कि उसे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती थी, फिर भी वह यहां तक पहुंच गई बिना किसी गलती के। कार्तिका ने आंखों से बाहर की तरफ इशारा किया। अनुराग ने हाँ में सर हिलाया। कार्तिका कार से नीचे उतरी। सामने का नजारा देखकर उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। एक पल में अपनी पूरी लाइफ उसकी आंखों का सामने घूमने लगी। घर काफी अच्छी जगह पर बना था। वहां से आगे बागान थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल आकर उसी घर में बस गया हो। चारों तरफ कोई ना कोई पेड़ पौधे लगे हुए थे। आगे बढ़ते हुए उसकी नजर उस ब्रेड से लकड़ी के घर की छत के कोने पर रखे गमलों में लटक रहे फूलों पर पड़ी। बगोनिया, वीपिंग बगोनिया फ्लावर, वह बड़बड़ाई। बाबा आपने इसे अब तक अपने पास रखा है, जबकि आपको इसकी एसएमईएल पसंद नहीं है। इसमें क्या बड़ी बात है? हमारी बेटी को ये पसंद है तो हमें भी पसंद है, अनुराग ने कहा। उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। बाबा आप आराम करें, तब तक मैं आपकी दवाएं देख लेती हूँ। और हाँ, वापस जॉब पर भी तो जाना है, उसकी इन्फॉर्मेशन भी निकालनी है। कहते हुए कार्तिका उन्हें उनके कमरे में ले गई। अनुराग के कमरे में काफी सारी तस्वीरें थी, जिनमें से एक औरत के सामने आकर कार्तिका के पैर रुक गए। अनुराग भी कार्तिका के बगल में आकर खड़े हो गए। आपकी माँ आपको ठीक देखकर बहुत खुश होंगी, कहकर उन्होंने उसके सर पर हाथ रखा। कार्तिका भीगी पलकों के साथ मुस्कुराए। अनुराग भी मुस्कुराए। कार्तिका ने अपनी माँ को कभी नहीं देखा था, ना ही इस कार्तिका ने देखा था। कम से कम यहाँ आकर उसे अपनी माँ की तस्वीर तो देखने को मिल रही थी। बाबा आप कपड़े चेंज कर लें, मैं चाय बनाती हूँ, कहकर वह वहां से बाहर चली आई। अपनी आंखें साफ करते हुए उसने पूरे घर में नजर घुमाई। घर ज्यादा लकड़ी और सीमेंट का बना था। बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियां, जिससे सामने का नजारा साफ दिख रहा था। कल बारिश हुई थी इसलिए नजारा काफी अच्छा था। सुबहते हुए कार्तिका ने अस्मित का फोन निकाला। तभी उसकी नजर तारिक पर गई। इसे इग्नोर कर उसने फोन स्वाइप किया। लेकिन एक मिनट, यहाँ तारिक में दूसरा महीना क्यों दिख रहा था? उसने जल्दी से दोबारा तारिक देखी। अप्रैल खत्म होने को आया था। ओ माय गॉड, मैं कब से बंद हूँ, कहते हुए वह अपने कमरे में पहुंची। कमरा ज्यादा बड़ा तो नहीं था लेकिन काफी खूबसूरत था।
खिड़की के पास बिस्तर होना यह उसकी ही चॉइस थी, ताकि यहाँ से वह घर के दरवाजे पर कौन खड़ा है ये देख सके। अपनी यादों के साथ कार्तिका ने क्लोजेट खोला तो वहां 2 नए पैकेट रखे थे। कार्तिका ने उसे खोला, उसमें उसके लिए कपड़े थे। वह जल्दी से नहाकर कपड़े बदलकर नीचे आई। तभी उसके पेट से आवाज आने लगी। कार्तिका किचन की तरफ चली गई। वहां आकर कार्तिका को काफी अच्छा लग रहा था। जरा गाने तो लगाऊं, आखिर अस्मित गाने कैसे सुनता है। कार्तिका ने फोन में देखा, वहां कुछ नहीं था। ये कैसा इंसान है, कहते हुए उसने पूरे फोन के हर एक ऐप को खोल खोल कर चेक किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। प्लस देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि वहां सिर्फ एक नंबर था, शायद रिवाज का। बाकी कॉल्स उसने की थी, अननोन नंबर थे जिन्हें कॉल किया था। नेट ओपन कर उसने गाने लगाए और खाना बनाना शुरू किया, इस बात से बेखबर कि दूसरी तरफ कोई इंसान उसकी हरकतों से पागल हुआ जा रहा है। कॉटेज होम में अस्मित बैठा लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसका फोन गायब है, साथ में उसकी बीवी भी। उसने सर उठाकर एक नजर देखा। सामने ही उसे जंजीरों से बंधी कार्तिका दिखी, जो शीशे पर सर टिकाए बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद कोई आएगा। अस्मित ने तुरंत अपना चेहरा फेर लिया। वह गुस्से से चिल्लाया, रिवाज रिवाज। बॉस। रिवाज जल्दी से वहां आया। मुझे अभी के अभी कार्तिका यहाँ मेरे सामने चाहिए। आई सेड अभी मतलब अभी, डू यू गेट दैट? और बॉस, कहकर रिवाज टेबल पर रखा अपना फोन उठाकर वहां से निकल गया। अस्मित उठकर वहां से अपने कमरे में चला गया। जाते हुए उसकी आंखों के सामने रिवाज की फोन स्क्रीन पर चल रहा एक मसाज चल रहा था, जिसमें किसी और का नहीं बल्कि कार्तिका का मसाज आया था। आज 65। कार्तिका और अनुराग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। कार्तिका का खाना खाने का लहजा कुछ अजीब था, लेकिन अनुराग को इसमें भी कुछ गलत नहीं दिखा। वहीं कार्तिका ने काफी सारा खाना बनाया ताकि 4 दिनों तक भी उसे खाना ना मिले तो वह जिंदा रह सके। अभी उसके लिए खाने का स्वाद मैटर नहीं कर रहा था, उसे बस किसी भी तरह खाना खाना था। अनुराग बोले, आराम से बेटा जी, आपका ही सब, हम कुछ नहीं खाएंगे। कार्तिका रुकी। जबरदस्ती हंसते हुए वह बोली, नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरे जितना खाना खा सकते हैं। मुझे खुशी होगी खाने में, आपसे मुकाबला करने में, लेकिन एक दिक्कत है। और वो क्या है? मैं पूरी दुनिया का खाना खा लूं तब भी मोटी नहीं होती, लेकिन आपका पता नहीं। आप हमारा मजाक बना रही है। अनुराग ने सख्त लहजे में पूछा। नहीं, मैं तो सच्चाई बता रही हूं, उसने कहा। अनुराग ने आंखें छोटी की तो कार्तिका हंस पड़ी। अनुराग भी हंस पड़े। खाना खाने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। आधी रात को ठंड से कार्तिका कांप रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के टुकड़े के ऊपर वह लेटी हुई है। काफी देर तक ऐसा ही रहा तो कार्तिका ने धीरे से आंखें खोली। आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से उसने दोबारा आंखें बंद कर ली। दूसरी बार जब उसने आंखें खोली तो उसे हल्का हल्का धुआं उठता हुआ दिखा। कार्तिका की आंखें हैरानी से फैल गई। वह जल्दी से उठने लगी तो उसे एहसास हुआ वह बंधी हुई है। कांपते हुए उसने ध्यान से देखा तो वह सच में बर्फ के ऊपर बैठी हुई थी। हाँ, ये क्या है? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये मेरे हाथ? बड़बड़ाते हुए उसने चारों तरफ देखा। एक अंधेरे कमरे में जहां सामने ब्लैक शीशे से बाहर का नजारा दिख रहा था। ये कौन सी जगह है? कहीं अस्मित तो नहीं ले आया मुझे? नहीं नहीं हो सकता है, मैं सो रही हूँ। दोबारा सो जाती हूँ, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। कांपते हुए कार्तिका दोबारा उसी तरह लेट गई। खुद को अच्छे से समेटकर उसने कसकर आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी और कुछ ही देर में ठंड की वजह से कार्तिका बेहोश हो गई। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। किसी के बड़े बड़े कदमों की आवाजें आने लगी। बर्फ के बड़े से टुकड़े पर कार्तिका सिकुड़कर लेटी थी। अस्मित उसके सामने आकर खड़ा हो गया। पैंट्स के ऊपर सफेद शर्ट जिसके बाहर ओवरकोट डाला हुआ था। ओवरकोट की वजह से अस्मित का फिगर काफी मस्क्यूलर और डैशिंग लग रहा था। हाथ में रेड वाइन का ग्लास घुमाते हुए वह धीरे से कार्तिका के चेहरे के सामने आकर अपने पंजों पर बैठा। सफेद थका हुआ परेशान चेहरा, काले पड़ चुके ठंड में कांपते होठ, उसकी भौहें आपस में कसी हुई थी जो बता रही थी कि वह कितनी दिक्कत में है। तुम्हें इतना परेशान देखकर भी मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। बात साफ है, मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। कार्तिका मिश्रा, मुझे मारना की सजा तुम्हें इतनी बुरी मिलेगी, इतनी बुरी मिलेगी कि तुम खुद को भूल जाओगी। आई प्रॉमिस, ये जिंदगी तुम्हारे 7 जन्मों में सबसे ज्यादा बुरी होगी। अस्मित यह सभी बातें मन ही मन खुद से कह रहा था। उसे अपने सामने लेटी उस लड़की पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। काफी देर तक वह उसी तरह बैठा रहा। कार्तिका के आधे मर चुके शरीर को देखकर भी उसके दिल में जरा सा फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे वह वक्त याद आ रहा था जब इस कार्तिका ने उसे बिना किसी रहम के उस पहाड़ी से नीचे फेंका था। अस्मित का हाथ कार्तिका की गर्दन पर चला गया।
धीरे धीरे उसकी पकड़ कसने लगी। कार्तिका के चेहरे में जरा सी भी हरकत नहीं हुई। अचानक अस्मित को एहसास हुआ कि कार्तिका की गर्दन की नस धड़कना बंद हो चुकी है। अस्मित की भौहें सिकुड़ गई। उसकी पकड़ ढीली हुई। कार्तिका की कलाई पकड़ उसने उसकी नब्ज ढूंढी। वह बिल्कुल शांत थी। अस्मित ने जल्दी से उसके सीने पर कान लगाया तो उसकी धड़कनें भी बंद हो चुकी थी। कार्तिका, कार्तिका, उठो, यह मजाक का वक्त नहीं है। हम कह रहे हैं, तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकती। अभी तो तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। अस्मित कमरे से बाहर भागा। कुछ सेकंड्स में वह वापस भी आ गया। इस बार उसके हाथों में पानी का ग्लास था जिसे उसने पूरा कार्तिका के चेहरे पर खाली कर दिया। उसके कंधे पकड़ जोर जोर से हिलाते हुए बोला, कार्तिका, कार्तिका, उठो। कार्तिका। अचानक कार्तिका खांसने लगी। ठंड में कांपते हुए उसकी भारी हो चुकी पलकों ने अपने सामने बैठे अस्मित को देखा और देखते ही देखते वह दोबारा बेहोश हो गई। अगली सुबह मिश्रा हाउस। अनुराग अपने कमरे से बाहर निकलकर कार्तिका के कमरे की तरफ बढ़े। दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने कार्तिका को बुलाया। कार्तिका, कार्तिका बेटे, बेटा जी आप ठीक तो हैं? उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है तो अनुराग अंदर चले गए। बिस्तर पर एक कागज का पन्ना रखा हुआ था जिसे उठाकर उन्होंने पढ़ा। ये लड़की भी नामंशा ऐसा ही करती है। भगवान ना करे किसी दिन कुछ गलत हो जाए। बड़बड़ाते हुए वह कमरे से बाहर निकल गए। जमीन पर गिरे उसे टुकड़े पर दिखा था। बाबा, मैं अस्मित के घर जा रही हूँ। दूसरी तरफ अस्मित तैयार होकर हो में आया। अपनी टाई ठीक करते हुए उसने घड़ी में वक्त देखा। रिवाज सामने आकर बोला, बॉस, कोई लेडी आपसे मिलने आई है। उनका कहना है वह आपके परिवार से हैं। अस्मित की आंखें छोटी हो गई। उसने शीशे से बाहर देखा तो दूर गार्ड्स के पास सफेद साड़ी पहने आराध्या खड़ी थी। उसके हाथ आपस में बंधे हुए थे। उन्हें अंदर ले आओ, कहकर वह सोफे पर जाकर बैठ गया और न्यूज़पेपर खोल दिया। रिवाज ने गार्ड्स को आराध्या को अंदर लाने के लिए कहा। आराध्या अंदर आई। लंबी पतली सी आराध्या शक्ल से काफी मासूम थी। झुकी पल के लिए वह अस्मित के सामने पैर झुकने के लिए झुकी। आयुष्मान भवः, उसने कहा और बैठने का इशारा किया। आराध्या बैठकर बोली, दादा वो जीजी का चेकअप करना था। मुझे HOSPITA से भेजा है, पर्सनल नर्स के तौर पर। आराध्या की बात सुनकर अस्मित की भौहें सिकुड़ गई। उसने रिवाज की तरफ देखा तो उसने नामे सर हिला दिया। आराध्या उन दोनों को देख रही थी। वह धीमी आवाज में बोली, डिक्सन ने, उसने आधी बात कही। अस्मित बोला, आप जा सकती हैं। कार्तिका का ध्यान हम रख लेंगे। यहाँ काफी नौकर हैं। आराध्या ने सोच ही था अस्मित यह बात कहेगा। वह फिर से बोली, दादा उनकी रिपोर्ट्स भी बनानी है। अगर हम नहीं ले गए तो हमें इंटर्नशिप नहीं करने देंगे। अपनी जगह से उठते हुए अस्मित बोला, ठीक है, हम ऑफिस जा रहे हैं। तब तक आप अपना काम खत्म कर लें। कहकर वह बाहर चला गया। रिवाज ने पास खड़े गार्ड को आराध्या की तरफ इशारा किया और खुद अस्मित के पीछे चला गया। गार्ड ने आराध्या को पीछे आने का इशारा किया। आराध्या एक लंबी सांस खींचकर उनके पीछे चली गई। उसकी नजरें पूरे घर को देख रही थी। वहां रहना किसी का भी ड्रीम बन सकता है, अगर अस्मित किसी को यहां आने दे तो। जिस तरह बाहर उसे रोका गया था वह समझ गई थी कि किसी का गलती से यहां आना मुश्किल है। प्रभु बचा लेना, इतनी हिम्मत हमने आज तक कभी नहीं की है, मन में कहते हुए आराध्या उस आदमी के पीछे एक कमरे में आई। कमरा देखकर आराध्या का मुंह खुला का खुला रह गया। पूरा कमरा काफी सुंदर और बड़ा था। गमले में बड़े बड़े पौधे लगे थे। सामने सफेद सोफा सेट, पास में अलग अलग रंगों के कुशन से सजा छोटा सा बेड, जिस पर कार्तिका को ना देखकर आराध्या अपने होश में आई। कार्तिका जी, गार्ड ने ऊपर की तरफ इशारा किया। आराध्या ने कंफ्यूजन में सर उठाया तो उसे साइड में हवा में तैरती सीढ़ियां दिखी, जिनसे ऊपर जाकर वहां कुछ जगह खाली थी। गार्ड ने उसे ऊपर जाने का इशारा किया और खुद हाथ बांधकर वहीं खड़ा रहा। आराध्या घबराते हुए सीढ़ियों के पास गई। सीढ़ियों पर जैसे ही आराध्या का पैर पड़ा, सीढ़ी पर लाइट जलाने लगी। उसने दूसरा कदम रखा तो दूसरे रंग की लाइट जली। आराध्या काफी खुश हुई। उसने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी। खैर, अभी अपनी खुशी को साइड कर वह ऊपर चढ़ी। वहां पहुंचकर आराध्या को 2 गुना बड़ा बेड दिखा, जिस पर कार्तिका लेटी हुई थी। नेवी ब्लू डेकोर में वह छोटी सा बेडरूम एरिया काफी खूबसूरत लग रहा था। बिस्तर काला था जिसके साथ ब्लू एंड ब्लैक फर ब्लैंकेट, सब कुछ बिल्कुल सपनों की तरह था। वहां बॉल्स लाइट्स जल रही थी। बिना अस्मित और कार्तिका के रिश्ते की सच्चाई जाने बताना मुश्किल था कि वह दोनों एक दूसरे को फूटी आंख भी पसंद नहीं करते हैं, वरना कोई क्यों ही नापसंद व्यक्ति के लिए इतना सब करेगा। आराध्या कार्तिका के सामने जमीन पर बैठ गई। कार्तिका जी, कार्तिका जी, कार्तिका जी उठिए, हम आए हैं आपको वापस ले जाने। कार्तिका। आराध्या की बात सुनकर कार्तिका उठने लगी। पलकें झपकाते हुए उसे अपने सर में तेज दर्द महसूस हुआ।
एक एक कर कल रात की सारी यादें उसकी आंखों के सामने आई। लेकिन जब उसके कानों में किसी लड़की की आवाज पड़ी तो वह जल्दी से उठ बैठी। सामने आराध्या को देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। आराध्या, आराध्या तुम यहाँ। आराध्या ने उसे उठने में मदद की। कार्तिका को अपने हाथों में कुछ सॉफ्ट सी चीज महसूस हुई। जब उसने देखा तो सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कार्तिका ने हैरानी से अपना ब्लैंकेट देखा। वह जल्दी से अपने घुटनों के बल क्रॉ करते हुए आगे आई। नीचे का नजारा देखकर उसे यकीन नहीं हुआ कि यह वही कमरा है जहां वह पिछले 1 महीने से रह रही है। अपनी आंखें मलते हुए उसने सब कुछ दोबारा देखा, जो बिल्कुल उसी तरह था। उसने आराध्या की तरफ देखा, फिर अपना बिस्तर। अचानक उसे कमजोरी महसूस होने लगी। इतनी कमजोरी कि उसके होंठ भी सूख चुके थे। उसे याद आया कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था। अस्मित ऐसा भी कर सकता है, ये सोचना काफी बुरा है। गलती कार्तिका की है तो मैं क्यों सजा का भुगतान करूं? मुझे कुछ भी करके इस अस्मित से छुटकारा पाना ही होगा, वरना मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। आराध्या ने अपनी कमर में छिपाया इंजेक्शन निकाला। कार्तिका की हालत देखकर वह समझ गई थी कि कुछ तो गलत है। तो है कहाँ, तुम अभी सिर्फ इंटर्नशिप पर हो, ऐसे कैसे कोई भी दवा मुझे लगा सकती हो? कार्तिका ने तुरंत कहा। ये कमजोरी की दवा है, कुछ देर के लिए आपकी बॉडी इससे रिलैक्स होकर जाएगी, कहकर उसने इंजेक्शन लगा दिया। कार्तिका जमीन पर ही आंखें बंद कर लेट गई। कुछ ही सेकंड्स बाद उसे अपने शरीर में बदलाव महसूस होने लगे। आंखें खोलकर वह बिस्तर पर उठ बैठी। आराध्या ने उसकी मदद की। कार्तिका ने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसकी नजरें सामने दीवार पर टंगी बड़ी सी घड़ी पर पड़ी, जहां 9 बजे का वक्त दिखा रहा था। कार्तिका को अपने बाबा के साथ की गई सारी बातें याद आई। वह जल्दी से उठी। थोड़े बहुत चक्कर आए, लेकिन उसने इसे संभाल लिया। आराध्या, ये तुमने कैसे किया? मुझे अच्छा लग रहा है। बिल्कुल पहले जैसा, कार्तिका ने हैरानी से पूछा। अचानक उसका ध्यान अपने कपड़ों पर गया। ये वो कपड़े नहीं थे जो कल रात उसने पहने थे। कार्तिका, गलत नहीं, क्या पता आराध्या ने बदले हों। बड़बड़ाते हुए वह आराध्या से बोली। आराध्या, तुम कब आई? मतलब कब से यहाँ हो? हम अभी ही आए हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? आराध्या ने धीमी आवाज में पूछा। कार्तिका मुस्कुराई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के रंग उड़ गए। पूरे घर में सिर्फ लड़के गार्ड्स थे और बचा उसका पति। क्या अस्मित में इतनी इंसानियत थी कि वह उसे किसी दूसरे लड़के के हाथों कपड़े नहीं बदलवाएगा? 66। नो 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 कार्तिका, तू इतना गंदा कैसे सोच सकती है? अस्मित पर नहीं तो खुद पर तो भरोसा कर, कम से कम तुझे तो कुछ महसूस होता। अभी इन सब बातों को छोड़ अपने काम पर जा। कपड़ों का बाद में देखा जाएगा। उसने खुद को शांत करने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक ऐसी लड़की जिसने कभी भी खुद को किसी दूसरे के साथ इमेजिन ना किया हो, उसके लिए यह बात काफी बड़ी थी। वैसे भी वह मुंबई में एक भिखारी की जिंदगी जी रही थी, जिसके बाद उसकी शादी होना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उसने कभी सोचा ही नहीं कि कोई लड़का कभी उसे छुएगा। कार्तिका को कांपते देख आराध्या ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आप कांप क्यों रही है? कुछ हुआ है क्या? ना, नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं, अब मैं ठीक हूँ। चलो मुझे निकालने में मदद करो। कहते कहते वह रुकी। उसने आराध्या की तरफ देखा जो उसे ही देख रही थी। मेरा मतलब है, आज मुझे लॉ फर्म जाना है। अब पैसे तो कमाने ही हुए। होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए उसने कहा। आराध्या ने हाँ में सर हिलाया। उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। कार्तिका सीढ़ियों ने नीचे आई। उसे ये समझ नहीं आ रही था कि कल अगर वह सच में बर्फ के टुकड़े के ऊपर सोई थी तो आज वह बीमार क्यों नहीं है। जितनी ठंड उसे लग रही थी उस हिसाब से तो अभी तक उसे 110 डिग्री के पार पहुंचकर उसे मर जाना चाहिए था। कार्तिका, कार्तिका, अपनी लॉ फर्म के बारे में सोच, तुझे कुछ भी याद नहीं है। वहां जाकर अपनी यादें भी तो समेटनी है, फिर जाकर कुछ होगा। खुद को कोसते हुए उसने रैंडमली क्लोजेट रूम का दरवाजा खोला, ताकि वह वॉशरूम जाकर तैयार हो सके। अभी भी सके दिमाग वह वक्त घूम रहा था जब वह यहाँ कैद थी। कुछ कदम चलने के बाद कार्तिका के नाम में एक शांत, प्यारी महक गई। उसने नजरें उठाकर देखा तो वह एक कमरे में थी, जहां शीशे के दरवाजा के पीछे काफी सारे कपड़े लटक रहे थे। उसे अपनी आंखें पर यकीन नहीं हुआ। आंखें मलकर दोबारा देखने के बाद भी सब वैसा ही रहा। ये क्या हो रहा है? तेज कदमों से उन कपड़ों के पास जाकर कार्तिका ने उन्हें छुआ। हर एक डिजाइन के कपड़े वहां पड़े थे। चारों तरफ इतनी सारी चीजें देखकर उसका खुला मुंह अचानक से बंद हो गया, क्योंकि उसकी नजर वहां रखे एक शोपीस पर पड़ चुकी थी जिसकी आंख की जगह पर कुछ चमक रहा था। कार्तिका की खुशी कठोर भावों में बदल गई। उसने क्लोजेट रूम से अटैच्ड वॉशरूम का दरवाजा खोला। अंदर जाकर उसने दरवाजा बंद कर दिया। पीछे मुड़ने पर वह दोबारा हैरान हो गई। वॉशरूम काफी बड़ा था। दूर कोने में बड़ा सा बाथटब था जिसके पास काफी बड़ी खिड़की बनी हुई थी। वहां से बाहर का नजारा देखने लायक था। ये मैं कहाँ आ गई हूँ?
मेरी आंखें ठीक तो हैं ना, मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं देख रही। ओ गॉड, इतनी खुशी, कहते कहते उसकी नज़र शावर रूम पर पड़ी। बड़ा सा शीशे का कमरा, जिसके शीशे से साफ आर पार देखा जा सकता था। कार्तिका अंदर गई। वहां लगभग 6 बटन्स बने हुए थे। कार्तिका ने हर एक खोलकर देखा तो अलग अलग जगहों से पानी आने लगा। वाह यार, मतलब अस्मित सच में अमीर बन चुका हो। अब मैं अपनी नौकरी संभाल लूंगी तो इस जैसे आदमी के बारे में कुछ भी पता करना कौन सी बड़ी बात होगी। बड़बड़ाते हुए कार्तिका पानी के नीचे खड़ी हो गई। बाहर आराध्या कार्तिका के इतनी देर लगाने पर परेशान हो रही थी। तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा आराध्या ने नजर उठाकर देखा तो वहां कार्तिका खड़ी थी। ब्लैक सूट के साथ गले में टाई, खुले हल्के गीले बाल जो उसके कपड़ों को भीगा रहे थे। आराध्या ने पलकें झपकाए। कार्तिका ने जल्दी से ऑफिस हैंडबैग पकड़ा और हील्स निकालकर हाथ में पकड़े व्हाइट स्नीकर्स पहन लिए। डॉक्यूमेंट्स घर में जमा करके रखे थे, अभी वहां जाकर लाने में कुछ वक्त लगेगा। 10 बज चुके हैं, लॉ फर्म खुल गई होगी। बड़बड़ाते हुए उसने घड़ी ठीक की। आराध्या हैरानी से बोली, आप कहाँ जा रही है? हमें HOSPITA चलना चाहिए। ओ छोटी बच्ची, कुछ वक्त रुक जाओ। मैं आज अपने नौकरी लेने नहीं गई तो मेरे बाबा फिर से अपनी तबीयत खराब कर लेंगे। कहकर हुए उसने आराध्या का हाथ पकड़ा और दोनों कमरे से बाहर निकली। बाहर गार्ड्स खड़े थे। कार्तिका को आराध्या ने सहारा दिया था। बाहर निकलने के लिए वह दोनों आराम से बाहर निकल गए। गार्ड्स ने उन्हें नहीं रोका। आराध्या तो खुश थी लेकिन कार्तिका को इन चीजों पर शक हो रहा था। तभी उनके सामने गाड़ी आकर रुकी। मैम, बॉस ने कहा है हम आप दोनों को जहां जाना है वहां ले जाएं। ड्राइवर ने दरवाजा खोलते हुए कहा। कार्तिका को सब समझ आ गया। उसने आराध्या को बैठने का इशारा किया और खुद भी बैठ गई। पास खड़े गार्ड ने फोन पर रिवाज को कार्तिका के जाने की खबर दे दी। अज लॉ फर्म। कार्तिका की गाड़ी लॉ फर्म के सामने आकर रुकी। सामने बनी 5 माले की बिल्डिंग दिखने में काफी खूबसूरत थी। वहां ज्यादातर पेड़ लगाए गए थे। देखने से ही क्लासिक वाइब आ रही थी। कौन कहता है उत्तराखंड में सिर्फ पहाड़ों पर घर होते हैं? कोई आकर देखे, यहाँ जमाने बसे हैं। वाह वाह वाह, कार्तिका ने खुद ही खुद की तारीफ की। कार से आराध्या भी बाहर आ चुकी थी। आज उसे कहीं नहीं जाना था और कार्तिका के बारे में भी तो उसे सब जानना था, इसलिए वह पक्का कर चुकी थी कि आज तो वह कार्तिका के साथ ही रहेगी। कार्तिका ने अपना कॉलर ठीक कर एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपना लिया। एक हाथ जेब में डाले उसने आराध्या की तरफ देखा। जी हम आपके साथ चल रहे हैं, आराध्या ने बिना पूछे जवाब दिया। कार्तिका ने बेपरवाही से अपना सर सामने कर लिया, लेकिन अचानक वह दोबारा पीछे मुड़ी। आराध्या को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसका मुंह सिकुड़ गया। अस्मित का चुराया हुआ फोन निकालकर उसने एक लंबी सांस खींचकर रिवाज को फोन किया। दूसरी तरफ एक बड़े कांच के बने कैबिन का दरवाजा खुला। रिवाज तेज कदमों से अंदर आया। खिड़की के पास एक लंबा आदमी खड़ा था। रिवाज उसके सामने अपना फोन करते हुए बोला, बॉस फोन। अस्मित ने बिना देखे फोन लिया। पति, हम आराध्या के साथ शॉपिंग पर आए हैं। पैसे खत्म हो गए, आप दे रहे हैं या अपने पापा से मांगें? आवाज सुनकर अस्मित की भौहें सिकुड़ गई। उसने रिवाज की तरफ देखा तो उसने सर झुका लिया। अस्मित की पकड़ फोन पर कस गई। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें फोन करने की? कार्तिका हंसते हुए बोली, देवयानी जी, हमारे पति पैसे देने के लिए मना कर रहे हैं। क्या हम अपनी सासू माँ से मांगें? नहीं, ससुर जी से मांगते हैं। आफ्टर ऑल उनके बेटे के किए की सजा उन्हें भी तो मिलनी ही चाहिए। आखिरी लाइन उसने फोन पर कही। अस्मित ने गुस्से से अपनी आंखें बंद की। ड्राइवर से कार्ड ले लें, कहकर उसने फोन रिवाज की तरफ उछाल दिया और खुद जाकर चेयर पर बैठ गया। कार्तिका, कुछ तो गलत है। आप डरने वालों में हैं, जवाब देने वालों में नहीं। रिवाज, कार्तिका की डिटेल्स का क्या हुआ? उसने रिवाज से पूछा। रिवाज ने एक फाइल उसके सामने रख दी। अज लॉ फर्म। कार्तिका के सामने आराध्या खड़ी थी। सिंपल हल्की पीले रंग की सूट, खुले बाल और नाक में नोज रिंग। आराध्या काफी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसने ऐसे कपड़े पहनना कब का छोड़ दिया था। आराध्या डरते हुए बोली, कार्तिका जी, हम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते। आप समझ क्यों नहीं रही है? हमारे पति नहीं है, हमारे लिए सिर्फ सफेद रंग बना है। मुझे ज्यादा बोलने वाले लोग पसंद है। कहते हुए कार्तिका आराध्या को पूरी तरह अग्नौ कर आगे बढ़ गई। आराध्या क्या करती, वह भी कार्तिका के पीछे पीछे चल पड़ी। अज लॉ फर्म बाहर से जितना आलीशान था, अंदर से उतना ही खाली। उस बड़े से होम में ऑफिस की जगह वेटिंग एरिया बना हुआ था। पास में रिसेप्शन था जो खाली था। कार्तिका ना वहां जाकर नॉक किया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। उसने दोबारा जोर से नॉक किया तो इस बार एक चेहरा नीचे से ऊपर आया। आराध्या डरकर कार्तिका के पीछे खड़ी हो। आई एम कार्तिका मिश्रा, चेयरमैन सर से मेरी अपॉइंटमेंट है। रिसेप्शन पर एक लड़का खड़ा था। उसने पास में रखे फोन से ऑफिस में कॉल कर सब कुछ पता करने के बाद कार्तिका से कहा,
यस मिस कार्तिका, आप जा सकती है। फिफ्थ फ्लोर, हैव ए नाइस डे, कहकर वह मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट काफी प्यारी थी। कार्तिका भी मुस्कुराए। यू टू मिस्टर, कहकर वह लिफ्ट की तरफ चली गई। आराध्या भी उसके पीछे पीछे चलते हुए बोली, कार्तिका जी, आपको ऐसे दूसरे लड़कों को देखकर मुस्कुराना नहीं चाहिए। लड़के अक्सर गलत समझ लेते हैं और गलती हमारी ही बताई जाती है। हाँ, लेकिन वह लड़का ऐसा नहीं है। मैं अपनी इंटर्नशिप पूरी करके ही यहाँ आई थी। तब वह जूनियर था, शायद इसीलिए मुझे नहीं जानता। कार्तिका की बात सुनकर आराध्या कुछ शांत हुई। फिफ्थ फ्लोर पर पहुंचने के बाद कार्तिका ने आराध्या को बाहर ही रुकने को कहा और खुद अंदर चली गई। सर, कार्तिका ने चारों तरफ देखते हुए कहा, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। लेकिन कुछ वक्त पहले तो उसे अंदर आने को कहा गया था। कार्तिका मिश्रा, आप वापस आ गई। मुझे नहीं लगा था आप वापस से हमारी लॉ फर्म में जॉब करना चाहेंगी। टेबल के नीचे से आवाज आई। कार्तिका ने देखने की कोशिश की तो अगले ही पल एक शख्स उसके सामने बैठा था। वह आदमी दिखने में कुछ अलग था। मतलब उसकी सोच से काफी हैंडसम था। क्या ये चेयरमैन है? कार्तिका के अंदर चल रहे सवाल सामने बैठा आदमी अच्छे से समझ चुका था। वह कठोर लहजे में बोला, मैं संयम त्रिपाठी, इस लॉ फर्म का नया चेयरमैन। एंड त्रिपाठी सर। कार्तिका बड़बड़ाई। उनकी तबीयत खराब है, इसलिए कुछ वक्त तक मैं ही लॉ फर्म संभालने वाला हूँ। कोई दिक्कत? उसके चिढ़ाने पर कार्तिका सरनामे हिलाते हुए बोली, नो सर। कार्तिका मिश्रा, जैसा कि हमने आपको EMAI के तहत पहले ही बता दिया था कि हमारी कंपनी कुछ खास नहीं कर रही है, इसलिए हम आपको ज्यादा पेमेंट नहीं पाएंगे। संयम ने सीधे पॉइंट पर आते हुए कहा। ऑक्सर, कार्तिका ने सर हिलाते हुए कहा। संयम उसे घूरते हुए बोला, डिक की बेटी होकर आप हमारे यहाँ नौकरी क्यों करना चाहती है? कार्तिका कैजुअली बोली, कुछ वक्त पहले ही कोमा से उठी हूँ। इतनी जल्दी नौकरी मिलना मुश्किल है। और अपने पापा के पैसे भी कब तक खत्म करती रहूंगी? हालांकि वह मेरे ही है, लेकिन फिर भी इसलिए मैं यहीं वापस आई। संयम की नजरें कठोर हो गई। 67। ऑक्सर, कार्तिका ने सर हिलाते हुए कहा। संयम उसे घूरते हुए बोला, डिक की बेटी होकर आप हमारे यहाँ नौकरी क्यों करना चाहती है? कार्तिका कैजुअली बोली, कुछ वक्त पहले ही कोमा से उठी हूँ। इतनी जल्दी नौकरी मिलना मुश्किल है। और अपने पापा के पैसे भी कब तक खत्म करती रहूंगी? हालांकि वह मेरे ही है, लेकिन फिर भी इसलिए मैं यहीं वापस आई। संयम की नजरें कठोर हो गई। कार्तिका ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। वह खुद हैरान थी अपनी बातों से, इतनी रूड बातें करके एक पागल इंसान भी उसे नौकरी नहीं देगा। संयम एक आईब्राव उठाकर बोला, लगता है कार्तिका मिश्रा कोमा में जाने के बाद भी नहीं बदली। घमंड अब भी वैसा ही आपका? इस बार कार्तिका ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जबान उसके कंट्रोल में ही ना हो। वह ये भी जानती थी कि उसकी काबिलियत के जोर पर उसे यह नौकरी जरूर मिल जाएगी। दूसरे उसके पापा तो थे ही, भले ही यह गर्त था, लेकिन जरूर भी था। नहीं तो अस्मित से बच पाना नामुमकिन था। उसे किसी भी तरह अपनी ये लाइफ ठीक करनी थी। कुछ वक्त बाद संयम बोला, आप आज से ज्वाइन कर लें। ये कुछ केस है जिन्हें 10 दिनों में कंप्लीट करना है। हमारे पास स्टाफ कम है, इसलिए हम आपको कोई असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते। उसने फाइल टेबल पर रखते हुए कहा। कार्तिका ने फाइल उठाई और एक स्माइल देकर वहां से निकल गई। संयम की नजरें जाती हुई कार्तिका पर थी। पता नहीं वह क्या सोच रहा था। बाहर आने के बाद कार्तिका ने आराध्या को देखा, जो कुछ लोगों का बीच घिरी हुई थी। अब क्या हो गया? बड़बड़ाते हुए वह आगे आई तो सामने एक लंबा चौड़ा लड़का खड़ा था, जिसके कपड़ों पर चाय गिरी हुई थी। कार्तिका ने अपना सर पीट लिया। आराध्या सर झुकाकर खड़ी थी और वह लड़का उसे डांट रहा था। इससे पहले बात ज्यादा बिगड़ती, कार्तिका सामने जाकर खड़ी हो गई। अचानक किसी के बीच में आने से सब शांत हो गया। आराध्या ने सर उठाकर देखा तो कार्तिका को देखकर वह जल्दी से बोली, कार्तिका जी, हमने कुछ नहीं किया। वह खुद ही हमसे टकरा गए थे और खुद ही गुस्सा करने लगे। कार्तिका को देखकर लोगों में बातें शुरू हो गई। उनमें से कुछ एक आध लोग ही कार्तिका को जानते थे। कार्तिका बोली, मिस्टर अयान, शायद आप गुस्से में है, इसलिए आपने ज्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। लेट इट बी, तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। अपनी बात खत्म कर उसने आराध्या का हाथ पकड़ जाने की कोशिश की तो रेयान बोला, कार्तिका, तुम्हें फिर से देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई? कार्तिका मुस्कुराए। रेयान, सुना है तुम्हारी प्यारी सी गर्लफ्रेंड भी इस फर्म में काम करती है। उसे हमारे बारे में पता ना चले, इसका मैं ध्यान रखूंगी। रही आराध्या की बात, तो CCTV तो है ना? कहते हुए एक फ्लर्टी स्माइल के साथ आई विंक करते हुए वह वहां से निकल गई। सभी हैरानी से रेयान और कार्तिका को देख रहे थे। अचानक भीड़ में से एक लड़की सामने आई और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ रेयान के गालों पर पड़ा। रेयान के जेल से वेल सेट बाल बिखर गए। हैरानी उसकी आंखों में भी कूट कूट कर भरी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था इतने लोगों के सामने उसने थप्पड़ खाया है। रेयान, ये क्या था?
तुम तो कहते थे कार्तिका मिश्रा तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, फिर उसकी नज़रें तुम्हें इतने प्यार से क्यों देख रही थी? आज से हमारे बीच कुछ भी नहीं है, समझे तुम, लेट्स ब्रेकअप, कहकर वह वहां से चली गई। रयान कुछ कहने की हालत में नहीं था। इस लॉ फर्म का सबसे अच्छा और रेप्यूटेशन वाला एडवोकेट वह ही था। इन कुछ महीनों में कमाई गई उसकी इज्जत एक पल में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। अपने ब्लैंक माइंड के साथ वह वहां से निकल गया। उसकी आंखों में कार्तिका के लिए गुस्सा साफ देखा जा सकता था। वहीं अपने कैबिन से संयम ये सब देख रहा था। कार्तिका के तेवर बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पहले हुआ करते थे, बस उसके कठोर चेहरे पर अब कुछ भाव दिखने लगे थे। मजा आएगा, कार्तिका और रेयान की लड़ाई का मुझे ही फायदा होगा, एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसने ये कहा, और विसिल बजाते हुए वह जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। वहीं कार्तिका उन फाइल्स के साथ ऑफिस से बाहर आ चुकी थी। उसे लगा नहीं था सब इतना आसान होगा, लेकिन रेयान का साथ उसका बिहेवियर काफी अजीब था। मुझे लग रहा है कार्तिका जिंदा है, वही कुछ कर रही है, कहीं उसकी आत्मा इसी शरीर में तो नहीं है। कार्तिका जी, हमारी वजह से यह हुआ, हम नहीं आना चाहते थे, लेकिन आ गए, आराध्या ने मायूसी से कहा। कार्तिका होश में आई। ड्राइवर को बैठने का इशारा कर वह खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। फिर से उसके मन में खुद को मारने का ख्याल चल रहा था। खुद को रिस्क में डालेगी तभी तो कार्तिका सामने आएगी। कार्तिका ने आराध्या को बैठने का इशारा कर गाड़ी तो चला दी थी, लेकिन उसे अपने साथ बैठे उन दो लोगों के बारे में ख्याल आया। अब उसके मन में वह पहाड़ी आई जहां से अस्मित नीचे गिरा था। ये ध्यान आते ही कार्तिका की आंखें चमक उठी। उसने आराध्या को राठौड़ हवेली के पास छोड़ा और गाड़ी ड्राइवर के हवाले कर खुद अपने पापा के घर चली गई। ड्राइवर ने तुरंत रिवाज को फोन कर सब बता दिया, इस बात से बेखबर कि कार्तिका किनारे से निकलकर भाग चुकी है। वह अपने घर ना जाकर टैक्सी लेकर वहां से जा चुकी थी। देहरादून ट्रेन स्टेशन। दिल्ली से देहरादून की ट्रेन आकर स्टेशन पर रुकी और एक लड़की ट्रेन से जमीन पर कूदी। खूबसूरत चेहरा, लंबी हाइट और आंखों पर चश्मा, छोटे बाल जिन्हें वुल्फ कट सापे दिया गया था। अपने बालों पर हाथ फिराते हुए वह टैक्सी के पास आई। कहाँ जाना है मैडम? ड्राइवर ने पूछा। उस जगह, उसने हाथ से इशारा किया। ड्राइवर उस तरफ देखकर बोला, ठीक है मैडम, लेकिन वहां आधे रास्ते तक ही गाड़ी जाती है। ठीक है। कुछ देर बाद कार्तिका की टैक्सी सड़क के आखिरी छोर पर आकर रुकी गई। बहन जी, इससे आगे गाड़ी नहीं जाएगी, आगे का आप देख लो। जी धन्यवाद भाई साहब, कहकर उसने रुपए निकालकर उन्हें दिए जो उसे उसके पापा ने दिए थे। कार्तिका ने मुड़कर उस जगह को देखा और अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। लगभग 20 मिनट चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंची जहां वह लाल पत्तों का इकलौता बड़ा सा पेड़ लगा था। कार्तिका ने चैन की सांस ली। इतनी दूर आकर धक्का देने की क्या जरूरत थी? नीचे से ही फेंक देती, कम से कम आज मुझे इतना चलना तो ना पड़ता। कहते हुए वह पहाड़ी के किनारे पर आई। इतनी बड़ी खाई देकर कार्तिका की सांस उसके गले में पहुंच गई। वह काफी खतरनाक दिख रहा था और खाई भी काफी बड़ी थी, वहां से गिरकर किसी का जिंदा बचना नामुमकिन था। पता नहीं अस्मित कैसे जिंदा बच गया। 68 अस्मित यहां से गिरकर जिंदा बचा है, सच में काबिले तारीफ है। कार्तिका बड़बड़ाई, तभी उसे एहसास हुआ जैन उसके पीछे कोई है। वह तुरंत पीछे मुड़ी। वह ये देखकर हैरान रह गई कि वहां उसकी जैसी दिखने वाली लड़की खड़ी है। सामने खड़ी लड़की ने अपनी आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारा। काली गहरी आंखें, काफी ज्यादा खूबसूरत थी। बिल्कुल सामने खड़ी कार्तिका की हमशक्ल कोई बता ही नहीं सकता था कि वह दोनों अलग है। कार्तिका के सर में अचानक से तेज दर्द हुआ। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें घूमने लगी, जो और किसी की नहीं बल्कि कार्तिका मिश्रा की थी। कार्तिका मिश्रा, उसने मन ही मन कहा। सामने खड़ी लड़की ने ब्लैक जीन्स के साथ सफेद क्रॉप टॉप के बाहर लेदर जैकेट पहनी थी। फर्क उन दोनों के बालों में था। कार्तिका के बाल ज्यादा लंबे थे। तथा तुम कौन हो? मम्मा मेरी जैसी कैसे कैसे दिखती हो? उसके पूछने पर सामने खड़ी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ वक्त तक दोनों उसी तरह खड़ी रही। अंगुलियों में चश्मा घुमाते हुए सामने खड़ी लड़की कार्तिका के सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी चाल ढाल सब सनकियों की तरह थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। कार्तिका के थोड़ा करीब आकर उसने नीचे की तरफ देखा। खाई वाकई गहरी है। लगा नहीं था अस्मित राठौर बच जाएगा, है ना कार्तिका? कहते हुए उसने सर घुमाकर कार्तिका की तरफ देखा। कार्तिका की सांसें थम चुकी थी। कार्तिका तुम जिंदा हो? सामने खड़ी कार्तिका हंसी। अब तुम्हें तो पता ही होगा, अस्मित क्यों इस तरह बर्ताव करता है, क्यों तुम्हारे यानी मेरे पीछे पड़ा है। कार्तिका के दिमाग में यह बात सीधा जाकर लगी। उसकी आंखों के सामने कुछ यादें घूमने लगी। मतलब अस्मित नहीं, तुम उसे पसंद करती थी। अस्मित तो मेरी दोस्त को पसंद करता था, एक ईवी फेस के साथ कार्तिका ने कहा। नकली कार्तिका की आंखें डर से भर गई।
उसे कार्तिका की हर एक याद खैरात में मिल चुकी थी। कार्तिका का पागलपन, उसका गुस्सा, वह हादसा, अस्मित की जिंदगी बर्बाद करना। कैसे देहरादून में कदम रखते ही जीप पर फिरता वह गुंडा कार्तिका के दिल में उतर चुका था। कैसे वह उसे हर वक्त देखती रहती थी। और एक दिन ऐसा आया जब अस्मित ने सामने से आकर उसे पर्पस किया। ये दिन दुनिया का सबसे बेहतरीन दिन था। लेकिन उस वक्त पता नहीं क्यों कार्तिका के मुंह से नहीं निकल गया। और यह हादसा सबके सामने हुआ था, इसलिए सबको लगा कि अस्मित कार्तिका के पीछे पड़ा है। उसके बाद अस्मित खुद कार्तिका के पास आया था और उसे अच्छे से बताया था कि वो उसे नहीं, उसकी दोस्त स्नेह के साथ रिलेशन में है। और यह महज एक शर्त के चलते हो गया। उसका इरादा उसे नुकसान पहुंचाने का नहीं था। कार्तिका उस दिन इतने सदमे में थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरे 4 दिन वह कमरे से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद पता नहीं उसके सर पर क्या भूत सवार हुआ। उसने अस्मित को मिलने के लिए बुलाया स्नेह के नाम पर। वह दिन कार्तिका को आज भी याद थे। फ्लैशबैक। मंदिर के सामने आकर अस्मित रुका। जीप से उतरते हुए उसने आंखों पर चढ़ा चश्मा उतारा। काले कुर्ते के साथ सफेद पैंट्स, कुर्ते की 3 बटन्स खुली थी जिससे उसकी मस्कुलर चेस्ट साफ दिख रही थी। बाजू कोहनी तरह फोल्ड किए गए थे। कुछ मिलाकर वह काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। गाड़ी में बैठा अस्मित का दोस्त बोला, भाई यहाँ क्या करना है? कुछ काम है क्या? हम आते हैं, तुम सब जाओ। कहकर वह सीढ़ियों को हाथ से छूकर भगवान का नाम लेकर वहां से ऊपर की तरफ चला गया। हमें जाना चाहिए क्या? एक लड़के ने अस्मित को जाते देख पूछा। अबे चल ना भाई, सब संभाल लेंगे, हमें बाकी काम भी तो निपटाने हैं। कहकर वह जीप स्टार्ट कर वहां से चले गए। वहीं मंदिर तक पहुंचते पहुंचते अस्मित को कार्तिका दुल्हन के जोड़ में दिखी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। ये देखकर अस्मित हैरानी के साथ ऊपर चढ़ता गया। कार्तिका की आंखों में आंसू थे। सामने खड़ा लड़का अपने गले से माला निकालकर फेंकते हुए कार्तिका को सुनाए जा रहा था। तुम जैसी लड़की को मुंह ही नहीं लगाना चाहिए था। गलती मेरी है जो तुम्हारे पीछे यहां तक चला आया। वो राठौर के लड़के के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? मुझे बहाने की कोशिश मत करो। सब जानता हूं मैं। कार्तिका ने नजर उठाकर उसे देखा। उसकी आंख से आंसू की एक बूंद आकर उसके गोरे गालों पर फिसलती हुई नीचे गिर गई। देखो अकाया, मैंने उसे यहां बुलाया है, वह तुम्हें सब बता देगा। वह सब बस एक खेल था। उसके दोस्तों के बीच शर्त लगी थी। इसमें मुझे पसंद करने जैसा कुछ नहीं है। रोते रोते कार्तिका ने उस लड़के को समझाने की कोशिश की। अकायो उसका हाथ झटकते हुए बोला, ओ प्लीज अब ये मत कहना कि अस्मित राठौर तुम्हें यूं ही सबके सामने शादी के लिए पूछेगा। कार्तिका ने हाँ में सर हिलाया। तभी उसकी नजर अस्मित पर पड़ी। अपने आंसू पोंछते हुए वह उठी। अस्मित का हाथ पकड़ उसे मंडप के पास लाकर अकाय के सामने खड़ा कर दिया। अस्मित, इसे बताओ, वह सब मजाक था। तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। कार्तिका के कहने पर अस्मित उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, कार्तिका हुआ क्या है? और आप इस तरह शादी के जोड़े में? ये लड़का कौन है? आपने अपने पापा को इसके बारे में नहीं बताया? कार्तिका औसत अकाय की तरफ मोड़ते हुए बोली, अभी यह सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने उस दिन मुझे बस मजाक के तहत शादी के लिए पूछा था। तुम किसी और को पसंद करते हो? अस्मित उसका बाजू पकड़ अपने सामने करते हुए बोला, पहले आप बताएं। आप ये सब क्या कर रही हो? स्नेह को भी शायद कुछ नहीं पता है। नहीं तो वह हमें बता देती। ओह, उससे कहा, मुझसे बात कर कर मुझे सब पता है। तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तुम मुझे और स्नेह को इन सब चीजों में फंसा रहे हो। अकाया ने अस्मित को अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। अस्मित की पर्सनालिटी काफी प्रभावशील थी। अकाया के चेहरे पर डर आया तो जिसे जल्द ही उसने छिपा लिया। कार्तिका का मासूम चेहरा इतना प्यारा लग रहा था कि किसी को भी उस पर दया आ जाए। अस्मित अकाया को घूरते हुए बोला, तुम जो भी हो, बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। हमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। सामने खड़ी कार्तिका की नजरें अस्मित के चेहरे पर टिकी थी। हाय कार्तिका, तेरी पसंद कितनी कातिल है। क्या लग रहा है लड़का? अस्मित के उसकी तरफ मुड़ते ही कार्तिका के फेशियल एक्सप्रेशंस तुरंत बदल गए। अस्मित कार्तिका से बोला, कार्तिका बताएं ये सब क्या है? अस्मित, वो अकाया और हम शादी कर रहे हैं। बाबा की अकाया पसंद नहीं है, इसलिए यहाँ शादी कर रहे हैं। तुम्हें और स्नेह को बुलाया था, लेकिन उससे पहले वो अकाया को कहते कहते वह रोते हुए गिरने को हुई तो अस्मित ने उसे कंधों से प्रॉपर इज्जत से पकड़ लिया। इतना नाटक करने की जरूरत नहीं है। मुझे अब सब समझ आ चुका है। तुम दोनों का ये सब खेल चल रहा है। रुकी तुम्हें तो अभी, कहते हुए उसने अपने पास रखी गन निकालकर उन दोनों पर तान दी। अस्मित ने कार्तिका को अपने पीछे कर लिया। उसकी ये हरकतें ही तो कार्तिका के दिमाग को और खराब कर रही थी। बचपन से आज तक एक भी ऐसी चीज नहीं थी जो उसे ना मिली हो। फिर अपने पसंदीदा लड़के को वह कैसे इतनी आसानी से किसी और के पास जाने दे सकती थी? अस्मित ने कार्तिका की तरफ देखा। कार्तिका सेकंड्स के अंदर अपने एक्सप्रेशन बदलकर बोली, अकाया ये क्या कर रहे हो तुम?
ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हम दोनों के बीच की बात है। इसमें अस्मित को बीच में मत लाओ। कहते हुए वह अस्मित के पीछे से निकलकर आगे आई। उसे अकाया की तरफ बढ़ते देख अस्मित एक अच्छे इंसान की तरह बोला, कार्तिका अभी उसके पास जाना ठीक नहीं है। अस्मित वो मुझे कुछ नहीं करेगा, तुम जाओ यहाँ से, इसका दिमाग खराब हो गया है। ये तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला है। कार्तिका ने अकाया को आंखों से अपने कंधे की तरफ इशारा किया। अकाया ने आंखों ने नहीं का इशारा किया। कार्तिका ने आंखें बड़ी की तो अकाया ने एक लंबी सांस खींचकर गोली चला दी। अस्मित हैरानी के साथ कार्तिका के पास आया। ये का कार्तिका, अभी तो बस गोली हवा में चलाई है, मैं सच में गोली चला भी सकता हूँ। अकाया की आवाज सुनकर अस्मित गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा कि कार्तिका ने उसे पकड़ लिया। अकाया की जान में जान आई। अस्मित से भला देहरादून में कौन ही ऐसा होगा जो ना डरे। कार्तिका डरते हुए बोली, अस्मित अभी उसके पास मत जाओ, उसके पास गन है, कुछ भी हो सकता है। चलो अब बहुत हुआ, शादी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें, चलो आज तुम्हारी शादी तुम्हारे आशिक के साथ ही कराई जाए, क्यों, खुश हो या नहीं। ये सुनकर कार्तिका ने गुस्से से अकाया की तरफ देखा। वह अस्मित की बाहों से आजाद होकर बोली, अकाया ये क्या कर रहे हो तुम जानते हो ना अस्मित स्नेह को पसंद करता है, फिर यह सब और मेरा क्या। अस्मित ने कार्तिका का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि ने गन उनकी तरफ पॉइंट कर ली थी। ऊपर से शह उन दोनों से काफी दूरी पर खड़ा था, जिससे अस्मित उससे गन छीन भी नहीं सकता था। अस्मित ने कार्तिका को आंखों से इशारा किया, जिससे कार्तिका शांत हो गई। अस्मित बोला, हम तैयार है। अकाया को कुछ गलत होने का अंदाजा हो गया। उसने ठीक से सब चीजों को देखा, वहां सब कुछ था। एक चीज हो सकती थी, अगर अकाया अपनी जगह ना बदले तो अस्मित उसे आसानी से फेरों के वक्त ओवरपावर कर सकता था। चलो चलो जल्दी बैठो, मेरे पास वक्त नहीं है, वैसे भी इस लड़की से मैं परेशान हो चुका हूं, अगर तुमसे शादी हो जाएगी तो मेरा पीछे तो छूटेगा, उसने कहा। कार्तिका ने बेचारगी भरी नजरों में आंसू लिए अस्मित की तरफ देखा। जैसे कह रही हो, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अस्मित हल्के से मुस्कुराया, वह जानता था इससे कैसे बचना है। अकाया डरा हुआ है, ये बात वह समझ चुका है, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। चलिए शादी करते हैं, आखिर आपके होने वाले हो हमारे बारे में पता चल ही गया है तो छिपाना कैसा। ये सुनकर अकाया से ज्यादा कार्तिका हैरान थी। उसके चेहरे पर पूरी तरह से 12 बज चुके थे। अस्मित धीरे से हंसा और कार्तिका का हाथ पकड़ मंडप की तरफ बढ़ गया। अस्मित इस बात से अनजान था कि कोई था वहां जो उनकी तस्वीरें खींच रहा था। शायद आगे इस चीज का अस्मित के लिए काफी बुरा असर होने वाला था। अकाया उन दोनों से काफी दूर जाकर खड़ा हो गया, ऐसी जगह जहां से उसे भागना पड़े तो तुरंत भाग जाए, और कोई मंदिर में आए तो उसे ढूंढने की जरूरत पड़े। अल्पविराम। इसका अगला एपिसोड सुनने के लिए वीडियो को लाइक और पीके नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूले।